Today's topic is polyhydramnios. The contents we are going to cover in this topic are: I will give you introduction to this topic, then etiology, signs and symptoms, diagnostic criteria, differential diagnosis, maternal and fetal implications, and finally management. Introduction. Polyhydramnios की definition क्या है? It is defined as increase in amniotic fluid volume around the fetus, या दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन अराउंड द फीटस इनसाइड यूट्रस। वो फ्लूइड होता क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से आता है, कैसे बनता है? एमनियोटिक फ्लूइड बेसिकली मैटरनल प्लाज्मा से बनता है। जैसे ही हमारी जेस्टेशनल सैक बनती है, एम्ब्रियो बनता है, एमनियोटिक कैविटी बनती है, उसी दिन से उसमें एमनियोटिक फ्लूइड आना शुरू हो जाता है। शुरू के वीक से लेके 16 वीक्स तक तकरीबन आपका मैटरनल प्लाज्मा बेसिक कंपोनेंट है एमनियोटिक फ्लूइड का। उसके बाद जब फीटल किडनीज डेवलप हो जाते हैं तो फीटल यूरिन जो है वो इसका एमनियोटिक फ्लूइड का बेसिक कंपोनेंट बन जाता है टिल द एंड ऑफ योर थर्ड ट्राइमेस्टर। शुरू में इसका वॉल्यूम कम होता है 25 ml के अराउंड, उसके बाद 1000 से 1200 ml लास्ट ट्राइमेस्टर्स में चला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स इसकी कंपोजिशन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, जैसे आप लोगों को सब पता ही है। प्रेवलेंस इसकी कितनी है? 1 to 2%। पॉलीहाइड्रेमनियोस के जो केसेस की प्रेवलेंस है वो 1 to 2% है। ये अल्ट्रासाउंड की पिक्चर एक मैंने साथ अटैच की है। ये कुछ इस तरह से पॉलीहाइड्रेमनियोस के केसेस नजर आ रहे होते हैं। गोल सा जो राउंड नजर आ रहा है वो फीटल हेड है, और जो बिल्कुल ब्लैक शेडो आपको नजर आ रहा है ये सारा वाटर है, फ्लूइड है जो बेबी के अराउंड होगा। इसी को हम AFI कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जो कि मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगी क्या होता है। सो ये ब्रीफली अबाउट पॉलीहाइड्रेमनियोस था। नाउ लेट्स डिस्कस इटियोलॉजी। ऑप्स के जब भी आप केसेस पढ़ेंगे, ऑप्स को जब भी कवर करेंगे, हमेशा दो कंपोनेंट्स में आपने डिवाइड करना है, मैटरनल एंड फीटल। इटियोलॉजी को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मैटरनल कॉजेस, फीटल कॉजेस। मैटरनल कॉजेस में सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो इडियोपैथिक कॉजेस का है, लेकिन उसके बाद जो हमारे मैटरनल डिसऑर्डर्स में से डायबिटीज मेलाइटस, क्यों डायबिटीज में होता है, आपको ये सारी कॉजेस की आगे रीजन भी पता होना चाहिए कि क्यों एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ा रहे हैं। डायबिटीज मेलाइटस में ऑस्मोटिक डायूरेसिस होता है, फीटल किडनीज ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ट्विन प्रेगनेंसी में मोनो कोरियोनिक जो ट्विन्स हैं उसमें ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है, उसकी वजह से डोनर ट्विन में पॉलीयूरिया हो जाता है। Maternal alloimmunization is all about RH isoimmunization। हाई ड्रॉप्स के जो बेबीज होते हैं उनकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाता है अंदर। फीटोमेटर्नल हेमरेज जैसे कि प्लेसेंटल एब्रप्शन है, एंटीपार्टम हेमरेज के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, लेकिन डेफिनेटली उस केस में सिम्टोमेटिकली पेशेंट डिस्टर्ब होगा, वाइटल्स उसके स्टेबल नहीं होंगे। इडियोपैथिक सबसे ज्यादा कॉज जो पॉलीहाइड्रेमनियोस की मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इडियोपैथिक का है। सो ये आपकी मैटरनल कॉजेज हो गई। फीटल कॉजेज में सबसे पहले फीटल एनीमिया। फीटल एनीमिया डेवलप होगा, हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर हो जाएगा, हाई ड्रॉप्स डेवलप हो जाएगा, जैसे कि मैटरनल एलो इम्यूनाइजेशन था। उसके बाद फीटल कंजेनिटल एनोमलीज हैं। फीटल कंजेनिटल एनोमलीज को हमने कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। स्ट्रक्चरल एनोमलीज हैं, क्रोमोसोमल एनोमलीज हैं, फिर न्यूरोमस्कुलर हैं। स्ट्रक्चरल में वही जैसे आपको पता है, ड्यूडिनल एट्रीजिया, इसोफेजियल, ट्रेकियल एट्रीजिया। इसको आप इस तरह याद रखें कि जब पॉलीहाइड्रेमनियोस डेवलप हो रहा है तो या तो कोई ऐसी कॉज है जो उस फ्लूइड को ज्यादा प्रोड्यूस करा रही है, यानी प्रोडक्शन बढ़ गई है, या कोई ऐसी कॉज है जो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं करा रही, एमनियोटिक फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन नहीं होने दे रही। प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है? फीटल यूरिन है,
और एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रही है? फीटल स्वेलोइंग। जब फीटल स्वेलो करेगा तो उसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का रिमूवल हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसी से फ्लूइड रेगुलेशन हो रही होती है। शुरू के वीक्स में फीटल स्किन से रेगुलेशन होती है, लेकिन जब उसके बाद तकरीबन 22 से 25 वीक्स के दौरान जब स्किन की कैराटिनाइजेशन हो जाती है फीटल स्किन की, तो फिर क्या होता है कि गट रोल प्ले करती है। बेबी की गट से एमनियोटिक फ्लूइड एब्जॉर्ब होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? नेजल ओरल म्यूकोजा से, उसके बाद गट से उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, ट्रांस मेम्ब्रेनस होती है। वही जो आपकी ऑस्मोटिक फोर्सेस हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स हैं, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं और स्किन के गिर्द रेगुलेशन कराते हैं। और इसी के थ्रू, और जब ये सिस्टम खराब हो जाते हैं कंजेनिटल एनोमलीज में, तो क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड यूट्रस में जमा होना शुरू हो जाता है और उसकी एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो जाती है। तो जितने भी तरह के एट्रीजिया हैं, यानी कि बेबी स्वेलो नहीं कर सक रहा, बेबी के स्वेलो करने से एमनियोटिक फ्लूइड आगे नहीं जा रहा और वो सारा यूट्रस में इकट्ठा हो रहा है। सारे इसोफेजियल ट्रेकियल एट्रीजियाज हैं। डायफ्रेगमेटिक हर्निया क्या होता है कि जो डायफ्राम है हमारा लंग्स के नीचे, उसमें एक डिफेक्ट आ जाता है, तो स्टमक या लिवर उसमें से ऊपर हर्निएट कर जाते हैं। तो डायफ्रेगमेटिक हर्निया है, ट्यूमर्स हैं, इसोफेजियल ट्यूमर्स, फेरेंजियल ट्यूमर्स, ये सारे रीजन हैं स्ट्रक्चरल कॉजेज के। क्रोमोसोमल कॉजेज में ट्राइसोमी 13, 18, 21, टर्नर सिंड्रोम, ये सारी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड की प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब होती है और एब्जॉर्प्शन भी डिस्टर्ब होती है। न्यूरोमस्कुलर में एनेनकेफली है, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज हैं, इंफेक्शंस हैं, सीएमवी, साइटोमेगालोवायरस है, टॉक्सोप्लाज्मा, सिफिलिस, वायरल हेपेटाइटिस। सो ये कॉजेज आप लोगों ने याद रखनी है, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, मैटरनल कॉजेज, फीटल कॉजेज। मैटरनल कॉजेज में डायबिटीज, ट्विंस, एलोइम्यूनाइजेशन, हेमरेज, इडियोपैथिक कॉजेज, सारी अपने दिमाग में वो कॉजेज रखनी है जिनकी वजह से फ्लूइड बढ़ रहा है और एब्जॉर्प्शन कम हो रही है। फीटल पॉलीयूरिया हो रहा है डायबिटीज में, ऑस्मोटिक डायूरेसिस हो रहा है, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज में स्वेलो नहीं हो रहा और एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स। पेशेंट किन सिम्टम्स के साथ आपके पास प्रेजेंट करेगी? सबसे पहले मैटरनल डिस्ट्रेस, जाहिर है पॉलीहाइड्रेमनियोस होगा, यूट्रस का साइज बढ़ जाएगा, पेशेंट काफी ज्यादा डिस्ट्रेस में आपके पास आएगा। सबसे पहली चीज है डिस्कम्फर्ट, पेशेंट अनकंफर्टेबल होगी। ज्यादातर ऐसा सिवियर केसेस में होता है कि पेशेंट अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसके बाद डिस्टेंडेड एब्डोमेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, एक्सेसिव फीटल मूवमेंट्स। क्या होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड का वैसे भी क्या काम है, एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से बेबी को रेजिस्टेंस कम मिलती है मैटरनल एनवायरनमेंट में। उस रेजिस्टेंस कम होने की वजह से वो अच्छी तरह खुल के अपना मूवमेंट कर सकता है। मूवमेंट करेगा तो ग्रो करेगा, सर्कुलेशन अच्छी होगी। तो जब पॉलीहाइड्रेमनियोस हो जाएगा, फ्लूइड बढ़ जाएगा, तो बेबी की मूवमेंट्स भी एक्सेसिव हो जाएंगी। जो एक्स्ट्रा ट्रायाग्रेविडेरम भी आपके पास आता है ना, स्किन आपकी शाइनी सी होगी, स्ट्रेच हुई हुई होगी और ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स नजर आ रहे होंगे, ये भी पॉलीहाइड्रेमनियोस का एक साइन होता है। साइंस में डिस्कॉर्डेंस इन हाई फंडल हाइट, जब आपके पास पेशेंट आएगा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन आप करेंगे, तो यूट्रस एनलार्ज होगा, फंडल हाइट एक्सेसिवली ज्यादा हुई भी होगी, टेंस एब्डोमेन होगा। अब आप उसको पैल्पेट करके देखेंगे तो आपसे पैल्पेट नहीं हो रहा होगा, आपको एग्जैक्टली फंडल हाइट भी नहीं मिलेगी पॉलीहाइड्रेमनियोस के जो केसेस होते हैं। सो टेंस एब्डोमेन होगा, डिफिकल्टी टू पैल्पेट फीटल पार्ट, डिफिकल्टी टू ऑस्कल्टेट फीटल हार्ट साउंड। डायग्नोस करते हुए सबसे पहले तो आप पेशेंट के सिम्टम्स को देखते हैं, फिर आप अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करवाते हैं। सिम्टम्स जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, पेशेंट डिस्टेंडेड एब्डोमेन के साथ आएगी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही होगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा, इंडाइजेशन होगी, वॉमिटिंग होगी, डिस्ट्रेस होगा। उसके बाद कैसे सिम्टम्स आ रहे होंगे, एडीमा होगा, हेमरॉइड्स के साथ आ सकती है, वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं,
क्लिनिकल एग्जामिनेशन जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पेशेंट को जब आप लिटा के काउच पे क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, स्पॉन्डिलाइटिस आपकी बड़ी हुई होगी, फीटल पार्ट्स आपसे पैल्पेट नहीं हो रहे होंगे, ये सब करने के बाद आप अल्ट्रासाउंड कराने भेजेंगे। तो अल्ट्रासाउंड की क्या फाइंडिंग्स आएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें। 3 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया है, माइल्ड पॉलीहाइड्रेमनियास, मॉडरेट पॉलीहाइड्रेमनियास, सिवियर पॉलीहाइड्रेमनियास। एक ही आपने टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, एमवीपी। एमवीपी का मतलब है मैक्सिमम वर्टिकल पूल या मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट। जब आप इसमें 2-3 टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, डीवीपी, एमवीपी और एक होता है एमपीपी। डीवीपी का मतलब है डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट, एमवीपी होता है मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट और एमपीडी होता है मैक्सिमम पॉकेट डेप्थ। ये सब चीजें होती क्या हैं? जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए पेशेंट को भेजते हैं तो हमने एमनियोटिक फ्लूइड को मेजर करना होता है, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, AFV। पेशेंट का जो लीनिया नाइग्रा होता है वो उसकी सेंट्रल लाइन होती है, वहां से हम सेंट्रल लाइन से 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। ऊपर 2 क्वाड्रेंट्स होते हैं, नीचे 2 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इन चारों क्वाड्रेंट्स से एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम मेजर किया जाता है। तो जितना वो टोटल कम अप होगा, सपोज एक पॉकेट में 2 सेंटीमीटर था, एक पॉकेट में 4 था, जितना वो टोटल कम अप होता है AFI, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो बेसिकली पॉलीहाइड्रेमनियास के केसेस में आपने AFI मेजर करना होता है या आप अपना MVP मेजर करते हैं, मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट। ये आप अल्ट्रासाउंड की पिक्चर साथ में देख रहे हैं। मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट होती है कि ऐसी पॉकेट जिसमें या कॉर्ड ना हो। ये आपकी दोनों पिक्चर्स जो हैं, इसमें जो ब्लैक शैडो है, दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड। तो मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट आप ऐसे मेजर करेंगे, अल्ट्रासाउंड का प्रोब आप ऐसी जगह रखेंगे कि जहां पे फीटल पार्ट्स नहीं आ रहे होंगे, कॉर्ड नहीं आ रही होगी और एक डार्क सा आपको शैडो मिल रहा होगा, वो बेसिकली आपका एमवीपी होगा। माइल्ड पॉलीहाइड्रेमनियास में एमवीपी 8 to 12 सेंटीमीटर की पॉकेट होती है। जैसे ये नीचे वाली पिक्चर आपकी डार्क सी नजर आ रही है, काफी बड़ी ये एक पॉकेट है आपकी। तो या तो एक पॉकेट आपको 8 to 12 सेंटीमीटर की मिलेगी, या अगर आप चारों क्वाड्रेंट में एमनियोटिक फ्लूइड को मेजर कर लेंगे तो AFI निकालेंगे। AFI मोर देन 24 सेंटीमीटर होगा लेकिन लेस देन 30 सेंटीमीटर होगा। नॉर्मल AFI कितना होता है? 7 to 22 सेंटीमीटर। सो माइल्ड पॉलीहाइड्रेमनियास में AFI 24 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा और 30 सेंटीमीटर से कम होगा। मॉडरेट पॉलीहाइड्रेमनियास में क्या होगा? MVP मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट 12 से 15 सेंटीमीटर की चली जाएगी, इतनी बड़ी पॉकेट बन रही है। और AFI कितना होगा? मोर देन 30 सेंटीमीटर लेकिन 35 से कम होगा। सिवियर पॉलीहाइड्रेमनियास के जो केसेस होते हैं उसमें मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट 15 सेंटीमीटर से भी ज्यादा डीप पॉकेट बन जाती है, यानी इतना ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाता है और AFI तकरीबन आपको 35 सेंटीमीटर से ज्यादा मिलेगा। ये अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स अच्छी तरह याद कर लें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए। सिम्टम्स देखे, क्लिनिकली एग्जामिन किया आपने और अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स देख ली। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जब एक पेशेंट इतना बड़ा सारा पेट लेके आपके पास आ रही होती है और अभी आपने उससे बातचीत स्टार्ट नहीं की, हिस्ट्री लेना स्टार्ट नहीं किया, आपके बैक ऑफ द माइंड क्या बात आएगी कि ये पेशेंट क्या हो सकता है? सबसे पहली चीज आपको लगेगा कि ये ट्विन प्रेगनेंसी है या क्वाड्रिपलेट्स हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, मल्टीपल फीटस के साथ पेशेंट ने प्रेजेंट किया है, या वो मिस्टेकन डेट्स हो सकती है, उसे अपनी डेट्स याद नहीं है और क्या पता कि उसकी जेस्टेशन उसके हिसाब से वो कहती है 5वां महीना है, 6ठा महीना है और क्या पता कि वो 9वें महीने पे पहुंची हुई हो। सो मिस्टेकन डेट्स हो सकती हैं, लार्ज फॉर जेस्टेशन हो सकता है, मैक्रोसोमिया हो सकता है जो कि बड़ी कॉमन एक कॉज है पॉलीहाइड्रेमनियास में। डायबिटीज होगा तो उसके बाद मैक्रोसोमिया डेवलप हो जाएगा, तो उसके साथ भी पेशेंट इतना बड़ा सारा पेट लेकर आ रही होगी। हाइड्रोप्स हो सकता है, फीटल हाइड्रोप्स। हाइड्रोप्स के साथ भी इसी तरह पेशेंट
को पॉलीहाइड्रेमनियोस होगा, एक्सेसिवली एनलार्ज्ड उसका यूट्रस हो जाएगा और वो इस तरह प्रेजेंट करेगी। प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड, प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड भी हो सकती है। बड़े साइज के जो फाइब्रॉइड्स होते हैं 10 सेंटीमीटर से ज्यादा, वो इसी तरह फंडल हाइट को ज्यादा कर देते हैं। इसके अलावा कोई अनडायग्नोज्ड ओवेरियन या एडिनेक्सल मैस हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट हो सकती है जो आपको नहीं पता, या प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है। प्लेसेंटल एब्रप्शन को सबसे नीचे क्यों मैंने रखा है, क्योंकि देखें प्लेसेंटल एब्रप्शन के साथ वाइटल्स तो स्टेबल नहीं होंगे ना। अगर पेशेंट एब्रप्शन के साथ आ रही है तो कुछ तो वो वाइटली डिस्टर्ब्ड होगी, इतने आराम से तो वो वॉक करके आपके पास ओपीडी में नहीं आएगी। लेकिन फिर भी ये हमने अपना डिफरेंशियल डायग्नोसिस रखना है, कभी कभी साइलेंट एब्रप्शंस भी होती हैं। तो ये आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि जब आपके पास पेशेंट एक एनलार्ज्ड एब्डोमेन के साथ आएगी तो आपके माइंड में ये सारी कॉजेज आनी चाहिए कि वो ट्विन हो सकता है, मिस्टेकन डेट्स हो सकता है, मैक्रोसोमिया हो सकता है, हाइड्रॉप्स, प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट, प्लेसेंटल एब्रप्शन। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशंस। पॉलीहाइड्रेमनियोस की वजह से क्या इम्प्लीकेशंस आएंगी? वही बात जैसे मैंने पहले आपको बताया, ऑप्स के हर केस में आपने मैटरनल फीटल लेके चलना है। मैटरनल इम्प्लीकेशंस क्या है? सबसे पहली बात डिस्कम्फर्ट, पेशेंट डिस्ट्रेस होगा, उसको डिस्कम्फर्ट होगा। नेक्स्ट उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ प्रेजेंट करेगी। फिर उसको प्रेशर सिम्टम्स आ रहे होंगे, एडीमा होगा, पीडल एडीमा, एब्डोमिनल वॉल एडीमा, हेमरॉइड्स, वेरिकोज वेन्स। फिर पॉलीहाइड्रेमनियोस की वजह से प्लेसेंटल एब्रप्शन हो जाएगी। ये क्यों होती है? ये इसलिए होगी कि आप अपने माइंड में इमेजिन करें कि पॉलीहाइड्रेमनियोस की वजह से यूट्रस बेचारा स्ट्रेच होके फैला हुआ है, अच्छा खासा वो स्ट्रेच हुआ हुआ है। अब क्या होगा कि एकदम से अगर पी प्रॉम होता है, यानी कि रप्चर, मेम्ब्रेन्स रप्चर होती हैं, तो सडन डीकम्प्रेशन ऑफ यूट्रस क्या करेगी कि प्लेसेंटा को डिटैच कर देगी। सडन डीकम्प्रेशन, उसकी वजह से प्लेसेंटल एब्रप्शन हो जाएगी और उसी की वजह से ये देखें आपके पी प्रॉम भी हो रहा है। ये मैटरनल इम्प्लीकेशंस हैं जो पॉलीहाइड्रेमनियोस की वजह से पेशेंट को होगा। लेबर डिस्टोशिया ये क्यों डेवलप होता है? क्योंकि यूट्रस इतना फैला हुआ है, थैला बना हुआ है यूट्रस, उसकी कॉन्ट्रैक्शन इम्पेयर्ड हो जाएंगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की क्वालिटी पुअर हो जाएगी और वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और लेबर डिस्टोशिया डेवलप हो जाएगा, लेबर आपकी रुक जाएगी। उसके बाद ऑपरेटिव डिलीवरी है। पॉलीहाइड्रेमनियोस के पेशेंट्स में इसी तरह यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस पुअर होती हैं, लेबर नहीं सही से प्रोग्रेस करती तो हमें ऑपरेटिव डिलीवरी करनी पड़ती है। पीपीएच, पीपीएच क्यों होता है? यूट्राइन एटोनी की वजह से होता है। जब यूट्रस इतना फैला हुआ होगा तो पोस्टमार्टम हेमरेज डेवलप हो जाएगा। फीटल इम्प्लीकेशंस क्या है? बेबी मैल प्रेजेंटेशन होगा। जाहिर है जब उसको इतनी अंदर फ्लूइड मिल जाएगा, अंदर एमनियोटिक फ्लूइड उसके पास ज्यादा होगा, तो बेबी तो कहीं भी घूमता फिरता रहेगा। ज्यादातर ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट आते हैं। अनस्टेबल लाए, किसी भी तरह उसका वेरिएबल लाए होगा, आज वो कफेलिक है, कल वो ब्रीच हो जाएगा, परसों वो ट्रांसवर्स हो जाएगा, क्योंकि अंदर स्पेस ज्यादा है। तो बेबी का अनस्टेबल लाए होगा। कॉर्ड प्रोलैप्स, पॉलीहाइड्रेमनियोस के केसेस में बहुत ज्यादा चांस है कि कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर उसको रूम काफी मिला हुआ होता है। नॉर्मली तो ये होता है ना कि बेबी सर्विक्स के साथ वेल अप्लाइड होता है, हेड वेल अप्लाइड है, जगह नहीं होती कॉर्ड के लिए। लेकिन इस तरह के केसेस में कॉर्ड प्रोलैप्स के लिए जगह बन जाती है, तो कॉर्ड प्रोलैप्स के चांसेस ज्यादा होंगे। उसके बाद प्री टर्म डिलीवरी, बेबी प्री टर्म डिलीवरी होगी, वही बात कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगी, यूट्रस फैला हुआ होगा, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी पुअर है, तो वो प्री टर्म डिलीवरी की तरफ भी चला जाएगा। प्रीटर्म की वजह से बेबी में मॉर्बिडिटी बढ़ जाएगी। सारे जो प्रीटर्म के फीचर्स हैं बेबी के अंदर वो सारे डेवलप हो जाएंगे। सिस्टम्स, जो ऑर्गन्स हैं वो वेल डेवलप नहीं होंगे। इसी तरह पेरीनेटल मॉर्टेलिटी भी प्रीटर्म लेबर की वजह से आएगी। ये आपकी सारी इम्प्लीकेशंस थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट
किस चीज पे डिपेंड करती है? पॉलीहाइड्रेमनियोस के केस में मैनेजमेंट दो बातों पे डिपेंड करेगी। एक तो जो अंडरलाइन आपकी कॉज क्या है, और दूसरा सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स। कॉज जैसे मैंने आपको पहले बताया, डायबिटीज हो सकता है, कंजेनिटल एनोमलीज हो सकता है। सबसे पहले आप पेशेंट को असेस करेंगे। माइल्ड केसेस में एडमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, माइल्ड केसेस को आप आउटडोर बेसिस पे डील कर सकते हैं। सो ये दो बातें आपने दिमाग में रखनी है कि अंडरलाइंग उसके कॉज क्या है और पेशेंट के सिम्टम्स की सिवेरिटी कितनी है। अगर तो पेशेंट के सिम्टम्स ज्यादा सिवियर हैं, सिवियर पॉलीहाइड्रेमनियास है, तो आप उनको एडमिशन करेंगे। पेशेंट को एडमिट कहाँ करेंगे? ये किसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में तो नहीं कर सकते आप, टर्शरी यूनिट में करेंगे जो ऑब्स्टेट्रिक और डायबिटिक यूनिट दोनों होंगे। ऐसी जगह पे आपने करना है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में डायबिटीज कॉज होती है, तो आपको डायबिटिक यूनिट साथ रखना पड़ता है। सो पहली बात, अगर तो सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स ज्यादा है, आप पेशेंट को एडमिट कर लें। फीटो मैटरनल मॉनिटरिंग, सबसे पहली चीज हम वार्ड्स में यही कुछ करते हैं, वाइटल मॉनिटरिंग। पेशेंट की भी वाइटल मॉनिटरिंग होगी, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट। फीटल के वाइटल्स कौन से होते हैं? फीटल हार्ट रेट आप अपना फीटोस्कोप से भी देख सकते हैं, स्टेथोस्कोप से देख सकते हैं, सीटीजी कर सकते हैं डेली, एएफआई मॉनिटर कर सकते हैं उसका। ग्लाइसेमिक कंट्रोल, अगर तो पेशेंट को डायबिटीज है, आपकी अंडरलाइन कॉज आपको मिल गई है, तो फिर आप उसको ऑप्टिमाइज करें ग्लाइसेमिक कंट्रोल को। कोई एंटी डायबिटिक ऐड कर दें, अगर आपको लगता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक देना है तो वो दे दें, नहीं तो इंसुलिन पे स्टार्ट करा दें। इन एनी केस आपने ग्लाइसेमिक कंट्रोल को ऑप्टिमाइज करना है। माइल्ड पॉलीहाइड्रेमनियोस के केसेस को आप एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, ओपीडी बेसिस पे रख सकते हैं। आप पेशेंट को समझा दें, काउंसल कर दें कि जी आपके पेट में पानी ज्यादा है, आपको ये सिम्टम्स हो सकते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, वॉकिंग डिफिकल्टी हो सकती है, आपको इनडाइजेशन हो सकता है, आपको किसी भी वक्त बेबी की हरकत में कोई मसला होता है, आप फौरन आके हमें लेबर रूम में चेक कराएं। ये आपके फॉलोअप पे पेशेंट्स जा सकते हैं। सिवियर पॉलीहाइड्रेमनियोस के जो केसेस होंगे, जिनमें ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हुआ होगा, उनसे बैठा नहीं जा रहा होगा, उनको चलने में मसला होगा, उनको एक्सेसिवली अनकंफर्टेबल कंडीशन होगी, तो ऐसे केसेस में आपने एमनियो रिडक्शन के बारे में सोचना है। एमनियो ड्रेनेज किस तरह करेंगे आप? अल्ट्रासाउंड गाइडेड करेंगे, प्रोब रख के जिस जगह फीटल पार्ट्स नहीं होंगे, कॉर्ड नहीं होगी, वहां पे आप अपनी नीडल को इंसर्ट करेंगे, 20 गेज की नीडल होगी, और वहां से आप एमनियोटिक फ्लूइड को ड्रेन कर लेंगे। ड्रिप सेट साथ लगा लें, आराम से वो ड्रेन होता जाएगा। इसका नुकसान क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि फ्लूइड री एक्यूमुलेट कर जाएगा। वो जो पानी बन रहा है वो दोबारा 24 घंटे के अंदर फिर से बन के आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 48 आवर्स लगेंगे। दोबारा वही चीज 2 दिन बाद पेशेंट आपकी फिर अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दूसरी चीज, चूंकि आपने एक इन्वेजिव प्रोसीजर किया है, नीडल डाली है और एमनियो ड्रेनेज की है, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। इन्फेक्शन डेवलप हो जाएंगे। 2 to 3% केसेस में चांस है कि प्रीटर्म लेबर में पेशेंट चली जाएगी, पी प्रॉम हो जाएगा, रप्चर हो जाएंगी मेम्ब्रेन्स, नीडल आपकी मेम्ब्रेन्स को लग सकती है, रप्चर कर सकती है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, प्लेसेंटा डिटैच हो जाएगा, एब्रप्शन हो जाएगी, मेम्ब्रेन्स आपकी डिटैच हो जाएंगी। ये 2-3 साइड इफेक्ट्स आपने याद रखने हैं एमनियो रिडक्शन के, एमनियो ड्रेनेज के, कि एक तो फ्लूइड रीएक्यूमुलेट कर जाएगा, दूसरा इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, प्रीटर्म लेबर में जाएगा, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो जाएंगी, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो जाएगी, और फिर उसके बाद मोर्टेलिटी भी इंक्रीज हो सकती है। एमनियो रिडक्शन आपने बहुत सिलेक्टिव केसेस में करना है, यानी जिसमें सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स ज्यादा है, उस केस में आप एमनियो रिडक्शन कर सकते हैं। और अपने एग्जामिनर को भी आपने इसी तरह बताना है। ये नहीं कि आप मैनेजमेंट ऑफ पॉलीहाइड्रेमनियोस में एकदम से जंप लगा के उनको कह देंगे जी मैं तो एमनियो ड्रेनेज करूंगी, उसी वक्त वो आपको एफ से फेल लिख देंगे। कभी भी ये नहीं कहना। आप हमेशा पेशेंट को पहले सपोर्टिव मैनेजमेंट दें, उसके सिम्टम्स देखें, कॉज देखें, एडमिट करें, मॉनिटर करें वाइटल्स को। अगर तो पेशेंट क्लोज टू टर्म आ रही है 37 वीक्स, तो फिर तो आप सिंपल उसको इंड्यूस करें, इंडक्शन ऑफ लेबर करें। और अगर पेशेंट आपकी ठीक चल रही है, माइल्ड पॉलीहाइड्रेमनियोस है, तो आप 38 वीक्स तक भी लेके जा सकते हैं।
ज्यादातर पेशेंट खुद ही लेबर में चली जाती है, अगर नहीं जाती है तो आप उसको इंडक्शन ऑफ लेबर दे दें। इंडक्शन के आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, वो एक अलग सेशन में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सो ये आपकी मैनेजमेंट हो जाएगी। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इटियोलॉजी देखी कि पॉलीहाइड्रेमियास की कॉजेज क्या थी, मैटरनल कॉजेज थी, फीटल कॉजेज थी। फिर हमने देखा कि उसके सिम्टम्स और साइंस क्या थे, पेशेंट डिस्कम्फर्ट के साथ प्रेजेंट कर रहा था। फिर उसके बाद हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखा कि सिम्टम्स देखे, क्लिनिकली मैनेज किया, और अल्ट्रासाउंड का क्राइटेरिया देखा जिसमें हमने मैक्सिमम वर्टिकल पूल एमवीपी को मेजर किया और एएफआई एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को मेजर किया। फिर हमने क्या देखा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि अगर पेशेंट इतने बड़े पेट के साथ प्रेजेंट कर रही है तो आपके बैक ऑफ द माइंड में 5-6 कॉजेस आनी चाहिए। पॉलीहाइड्रेमियास तो है ही है, उसके अलावा आपके पास कॉजेस दिमाग में क्या क्या आएंगी, मिस्टेकन डेट्स हो सकता है, हाई ड्रॉप्स हो सकता है, इवन मोलर प्रेगनेंसी भी हो सकता है। लेकिन मोलर के केसेस बिल्कुल इनिशियल जेस्टेशन में आते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आते हैं, लेट जेस्टेशन में नहीं होते, ये बहुत रेयर चांस है। उसके बाद हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बाद हमने इम्प्लीकेशंस पढ़ी कि पॉलीहाइड्रेमियास की वजह से क्या रिस्क है मैटरनल लाइफ को और फीटल लाइफ को। ये हमने रिस्क पढ़ लिए दोनों, किस तरह से मदर के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस आ रही हैं, प्रीटर्म में जा रही है, लेबर डिस्टोशिया, ऑपरेटिव डिलीवरी, फीटल लाइफ के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हैं, अनस्टेबल लाई होगा, मैल प्रेजेंटेशन होगी, कॉर्ड प्रोलैप्स होगा, प्रीटर्म होगा। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बाद, इम्प्लीकेशंस के बाद हमने मैनेजमेंट पढ़ लिया कि मैनेजमेंट को हम सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स और कॉज के मुताबिक डील करेंगे। आई होप आप लोगों का ये टॉपिक आज अच्छे से पक्का हो गया होगा।